हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं मौर्य वंश के बारे में। और मौर्य वंश से के संबंधित जो टॉपिक हमारा है, मौर्य साम्राज्य की जानकारी की जो स्रोत हैं उनके बारे में बहुत ही डिटेल से अपन अध्ययन करने वाले हैं। और इससे पहले वाला जो टॉपिक था यानी कि उत्पत्ति संबंधी जो स्रोतों की हमने बात की थी, जैसे इसमें जो विदेशी मत है, ब्राह्मण साहित्य है, ब्राह्मणोत्तर साहित्य है, इसके अलावा जैन और बौद्ध धर्म में जो मौर्य को क्षत्रिय बताया गया उसके बारे में, और ब्राह्मण साहित्य में बताया गया है उनको शूद्र। जैसे मुद्रा राक्षस है, वृहत कथा मंजरी है, और जैसे अनेक जो बुक्स वगैरह है इसके अंदर भी उन्होंने शूद्र बताया गया। और इसके बाद में हमने बात की थी विदेशी मत की, ठीक है, जस्टिन के द्वारा जो बताया गया है वो हमने इसके बारे में बहुत डिटेल से अपन अध्ययन किया। अब आज हम बात करने वाले हैं जो मौर्य वंश की जो जानकारी की स्रोत हैं उनके बारे में अपन बहुत ही डिटेल से अध्ययन करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, किसी भी वंश के बारे में अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं तो उनको दो आधारों पर उनकी जानकारी हमें मिल सकती है। एक तो साहित्यिक स्रोतों के माध्यम से और एक पुरातात्विक स्रोतों के माध्यम से किसी भी वंश के बारे में बहुत ही डिटेल से आप जानकारी ले सकते हो। तो इससे संबंधित, इससे रिलेटिव हम बात करेंगे मौर्यों की जानकारी के स्रोत। देखिए, मौर्यों की जानकारी के अंदर हम देखते हैं कि एक तो साहित्यिक स्रोतों की बात करेंगे और एक पुरातात्विक स्रोतों की बात करेंगे। क्योंकि साहित्यिक स्रोतों में पहले आपने बहुत ही डिटेल से अपन ने पढ़ लिया है, जो भी ग्रंथ वगैरह हैं, जो भी किताबें, जो भी राइटर्स हैं, वो क्या क्या बातें बताते उसके बारे में अध्ययन करें। हम इसको मोटा मोटा आइडिया हम यहाँ पे लेते हैं, ठीक है डियर फ्रेंड्स। तो बने रहिए मेरे साथ, देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि साहित्यिक स्रोतों से हमें क्या क्या, किन किन साहित्यिक स्रोतों से हमें मौर्यों के बारे में जानकारी मिलती है। देखिए, एक तो अर्थशास्त्र, ठीक है, अर्थशास्त्र यानी कि जो चाणक्य द्वारा लिखा गया, यानी चंद्रगुप्त मौर्य का जो गुरु थे उन्होंने अर्थशास्त्र लिखी थी, उससे हमें मौर्य की जानकारी, मौर्य वंश की जानकारी हमें मिलती है। इसके साथ ही आपको पता है जो मेगस्थनीज है, मेगस्थनीज आपको पता है कि जो सिकंदर महान का एक सेनापति था सेल्यूकस। और सेल्यूकस जब सिकंदर महान की इच्छा पूरी करनी तब भारत पर आक्रमण करता है। तो भारत पर आक्रमण करने के पश्चात यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य से ये हार जाता है। और हार जाने के पश्चात आपको पता है चार प्रांत दहेज में देता है। क्यों देता है? क्योंकि हार जाने के बाद अपनी जो पुत्री है हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करता है, जो अंतरराष्ट्रीय पहला विवाह था। उसमें 4 प्रांत दहेज में देता, साथ ही जो चंद्रगुप्त मौर्य है उसको 500 हाथी उपहार में देता है। तो इसके साथ ही एक फिलोसोफर, एक दार्शनिक है, यानी कि जो मेगस्थनीज है, मेगस्थनीज के राज दरबार में एक अपना राजदूत भेजता है जिसने इंडिका नामक जो पुस्तक ली। इस इंडिका नामक पुस्तक से भी हमें मौर्य के बारे में बहुत बढ़िया जानकारी मिलती है। तो डियर फ्रेंड्स, मेगस्थनीज की कौन सी बुक्स है? इंडिका, इससे भी हमें जानकारी मिलती है। ओके, इसके बाद में हम जो स्ट्रेबो के अनुसार मौर्य के बारे में जानकारी मिलती है, एरियन के अनुसार मौर्य के बारे में जानकारी, एपियानस के अनुसार मौर्य के बारे में जानकारी मिलती है, और एक प्लेनी, ठीक है, और एक प्लूटार्क के अनुसार हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, ठीक है डियर फ्रेंड। इसके अलावा, क्योंकि हमने पीछे हम पिछला जो पहला जो वीडियो उसमें हम पढ़ के आए हैं, जैसे बौद्ध ग्रंथ में जैसे दीपवंश है, महावंश है, दिव्यावदान है, महाबोधि वंश है, इसमें मौर्य को क्या बताया है? क्षत्रिय बताया है। तो इनसे भी हमें जानकारी मिलती है। इसके अलावा जैन ग्रंथ हेमचंद्र का परिशिष्ट पर्वन है और क्षेमेंद्र का व्रत कथा मंजरी है। इससे में हमें किसकी जानकारी मिलती है? मौर्य में। और यहाँ से भी मौर्य को क्षत्रिय बताया गया। इसके अलावा जो ब्राह्मण साहित्य है, जैसे मुद्रा राक्षस है, ठीक है, जैसे मृच्छकटिकम है, ठीक है, जैसे और भी अनेक किताबें, उनसे हमें मौर्य को शूद्र होने की जानकारी मिलती है। तो ये भी मौर्य वंश की जानकारी के स्रोत हैं। इसके अलावा देखिए, सोमदेव का व्रत कथा मंजरी और मुद्रा राक्षस यानी कि विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, इससे भी हमें मौर्यों के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये तो बात होगी हमें साहित्यिक स्रोतों की, लेकिन हम इनको अब आगे हम बहुत ही डिटेल से पढ़ने वाले हैं। एक बार हम इसको ब्रीफ आइडिया लेते हैं। इसके पश्चात देखते हैं पुरातात्विक स्रोतों से हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। जैसे आपको पता है अभिलेखों के माध्यम से, अभिलेख यानी कि सोहेगोरा का ताम्र अभिलेख, महास्थान अभिलेख यानी कि बांग्लादेश के, ठीक है, बोगरा जिले में मिला है। इसके अलावा
अशोक का अभिलेख, अशोक के अभिलेख जैसे शिलालेख है, स्तंभ लेख है, गुहा लेख है, इनसे भी हमें जानकारी मिलती है। इसके अलावा जो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से भी हमें जानकारी मिलती है। इसके अलावा जो मृदभांड आपको पता है, बर्तन वगैरह हैं, इनसे भी हमें जानकारी मिलती है। और छल्लेदार कुओं के माध्यम से हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। तो ये आपका मोटा मोटा आइडिया, ब्रीफ आइडिया रहा। तो हम इनके बारे में बहुत ही डिटेल से हम पढ़ने वाले हैं। तो प्लीज डियर फ्रेंड्स, आप मेरे साथ बने रहिएगा और लगातार आप इसके नोट्स बनाइएगा, ओके। क्योंकि मैं जो मौर्य साम्राज्य है उसको बहुत ही डिटेल से पढ़ाने वाला हूँ। अगर यहाँ से अगर किसी भी एग्जाम से क्वेश्चन आता है तो एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं आएगा, ठीक है। तो आप बहुत ही डिटेल से इसको पढ़िएगा, ओके। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट हम पढ़ते हैं किसके बारे में, साहित्यिक स्रोतों के बारे में। देखिए डियर फ्रेंड्स, साहित्यिक स्रोतों की बात अगर करें तो हम चाणक्य यानी कि जो कौटिल्य है, ठीक है, उसके बारे में अध्ययन कर लेते हैं। चाणक्य कौन थे, ये कहाँ से आए हैं, उनके पिता का क्या नाम है, उनका वास्तविक नाम क्या था, इसके बारे में डिटेल से पढ़ने वाले। देखिए चाणक्य के जो पिता थे, उन चाणक्य के पिता का नाम था चणक, और चणक के नाम से ही इनका खुद का नाम पड़ा, चाणक्य पड़ा, ओके। चाणक्य का मूल नाम क्या था, अजय, ठीक है। और इसका बचपन का नाम था विष्णुगुप्त। डियर फ्रेंड्स, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो एक बार फिर से देखिए, पिता का नाम चणक, और चणक के पिता के नाम से उसका नाम क्या पड़ा, चाणक्य। चाणक्य का मूल नाम था अजय, और उसके बचपन का नाम था विष्णुगुप्त, क्योंकि चाणक्य को विष्णुगुप्त भी कहते हैं, कौटिल्य भी कहते हैं, और भी इसके अनेक नाम है, आगे देखेंगे। तो देखिए, हाँ, इसके अलावा एक बात और है। देखिए दीर्घ 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 सब, देखिए दीर्घ सब का मतलब श्रेष्ठ ब्राह्मण, यानी कि ये ब्राह्मण थे। दीर्घ सब श्रेष्ठ ब्राह्मण है। चाणक्य को भारत का मेकियावली कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चाणक्य को भारत का क्या बोलते हैं, मेकियावली कहते हैं। अब हम चाणक्य के अनेक नाम हैं, उनके अनेक नामों की बात कर लेते हैं। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, इनके क्या क्या नाम है उनको देखते हैं। अंशु भी कहते हैं इनको, अंशुल भी कहते हैं, कौटिल्य भी कहते हैं, अंगुल भी कहते हैं, वात्सायन भी कहते हैं, और कात्यायन भी कहते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, इसके 6 अन्य नाम हैं, अंशुल, कौटिल्य, अंगुल, वात्सायन और कात्यायन, ठीक है। और उनको श्रेष्ठ ब्राह्मण भी कहते हैं, और इसको कहते हैं दीर्घ सब, ठीक है, दीर्घ सब, ठीक है। तो ये इसको कहते हैं। आगे बात करते हैं। अब इसके द्वारा जो किताब लिखी गई है अर्थशास्त्र है, उसको बहुत ही डिटेल से पढ़ने वाले, तो देखिएगा। देखिए अर्थशास्त्र की रचयिता कौन है, चाणक्य, ठीक है। यह किताब किससे संबंधित है, यानी कि राजनीति और लोक प्रशासन, यानी कि पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऐसे रिलेटिव ये बुक है, ठीक है। लेकिन पढ़ने में आता है इकोनॉमिक्स से, लेकिन है ऐसा नहीं है, क्योंकि ये राजनीति और लोक प्रशासन से संबंधित है। इसके साथ ही इसकी लैंग्वेज संस्कृत भाषा में लिखी गई है, ठीक है। देखिए अर्थशास्त्र का विषय वस्तु है राजनीति और लोक प्रशासन। इसमें 15 तो क्या है, भाग हैं, यानी कि अधिकरण भागों को कहा गया है, यानी कि अधिकरण किसको कहा, भागों को। 180 उपभाग है, यानी कि प्रकरण है। इसमें कहने का मतलब 180 प्रकरण है, और 6000 इसमें श्लोक है। तो डियर फ्रेंड्स, ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो अर्थशास्त्र है उसमें भाग तो 15 है, और प्रकरण 180 और श्लोक 6000 है, ठीक है। और इसकी शैली है चंपू शैली है। तो डियर फ्रेंड्स, कई बार आप सुनते चंपू शैली होती क्या है, ठीक है। मैं किसी भी किताब को अगर आप गद्य और पद्य दोनों शैली में अगर लिखोगे तो उसको हम कहते हैं चंपू शैली। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी जो अर्थशास्त्र जो बुक है वो गद्य और पद्य में लिखी गई, इसके लिए उसको चंपू शैली में लिखी गई। लेकिन भाषा कौन सी इसकी, संस्कृत भाषा, और शैली कौन सी है, चंपू शैली, यानी कि गद्य और पद्य दोनों में लिखी गई है। डियर फ्रेंड, इस बात को आप इग्नोर कर दीजिए, ओके। आगे बात करते हैं। अर्थशास्त्र में सप्तांग सिद्धांत अर्थात राजा के साथ राज्य के 7 अंग है। तो इसमें बताया गया है, इस किताब में ये बताया गया है कि राज्य के 7 अंग होने चाहिए, यानी कि सप्तांग सिद्धांत होने चाहिए। यानी सप्तांग सिद्धांत कौन कौन से, राज्य के 7 अंग कौन कौन से हैं। एक तो स्वामी यानी कि राजा है, ठीक है।
एक अमात्य अमात्य मंत्री होता है, जनपद यानी राज्य, ठीक है। जैसे जन से बना जनपद, जनपद से बना महाजनपद। हमने 16 महाजनपदों के बारे में बहुत डिटेल से अध्ययन करके आगे पहले। तो देखिए, तो जनपद यानी राज्य क्षेत्र, एक दुर्ग किला भी होता है, ओके, कोष यानी पैसा धन, और एक सेना सेना या दंड, और एक मित्र। तो इसके ये सप्तांग सिद्धांत थे। किसके? जो अर्थशास्त्र में सिद्धांत बताया कौटिल्य ने। तो डियर फ्रेंड्स, इन सप्तांग सिद्धांत को हम आगे जो मौर्य प्रशासन है उसके बारे में बहुत ही डिटेल से अपन अध्ययन करेंगे। तो आप यहाँ से थोड़ा बहुत ब्रीफ आइडिया ले लीजिएगा सप्तांग सिद्धांत में कौन कौन से ये आते हैं। देखिए, इसको बहुत डिटेल से पढ़िएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आता रहे। देखिए, स्वामी, राजा, अमात्य यानी मंत्री, जनपद राज्य क्षेत्र, किला दुर्ग, कोष यानी धन, सेना और एक मित्र, ये 7 अंग होगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं गुप्तचर व्यवस्था, ठीक है। देखिए, गुप्तचर व्यवस्था चाणक्य अपनी किताब अर्थशास्त्र में क्या बताता है कि चाणक्य ने गुप्तचर विभाग को महामात्य सर्ग कहा, यानी कि इस चाणक्य ने गुप्तचर जो विभाग था उसको महामात्य सर्ग कहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि मौर्य वंश में गुप्तचर विभागों को क्या कहा गया था? महामात्य सर्ग कहा गया है। और जो गुप्तचर होते थे, यानी कि जो किसी भी स्थान की सूचना लाकर जब राजा को देते थे गुप्त रूप से, उसको गूढ़ पुरुष कहा गया। तो गूढ़ पुरुष आप जानते हो क्या डियर फ्रेंड्स? गूढ़ पुरुष है गुप्तचरों को कहा गया है, यानी कि गुप्तचरों को क्या कहा है? गूढ़ पुरुष। और गुप्तचर विभाग को क्या कहा गया है? महामात्य सर्प कहा गया है। तो डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद में न्याय व्यवस्था थी। न्याय व्यवस्था 2 प्रकार थी। 2 प्रकार कौन? दीवानी न्यायालय और एक फौजदारी न्यायालय। तो उसको भी हम जो हमारा मौर्य प्रशासन है, यानी कि राज्य और केंद्र दोनों में हम पढ़ेंगे इसके बारे में। तो न्याय व्यवस्था 2 प्रकार की थी, एक दीवानी न्यायालय और एक फौजदारी न्यायालय। यानी कि दीवानी में तो राजस्व संबंधी न्यायालय थे और फौजदारी में चोरी डकैती के न्यायालय में न्याय दिया जाता था, ठीक है। इसके अलावा राजस्व व्यवस्था थी, जहाजरानी की भी व्यवस्था थी, कर व्यवस्था थी। कर की जो दर थी 1/6 थी, ठीक है। लेकिन इसका अपवाद भी 1/4 भी आता था, वो आगे हम बात करेंगे, ठीक है। दास प्रथा, यानी कि कौटिल्य बताते हैं कि मौर्य प्रशासन में 9 प्रकार के दास होते थे और उनकी भी हम बात करेंगे मौर्य प्रशासन में, ठीक है। एक विशेष बात है, एक साम शास्त्री, एक राइटर है साम शास्त्री ने मैसूर संग्रहालय से, यानी कि साम शास्त्री थे जिसने मैसूर संग्रहालय, यानी कि जो मैसूर कहाँ पे? कर्नाटक में। मैसूर संग्रहालय से 1909 एडी यानी ईस्वी में अर्थशास्त्र का संकलन किया, यानी कि 1909 में ईस्वी में असम शास्त्री जी ने मैसूर संग्रहालय से अर्थशास्त्र का संकलन किया था। तो डियर फ्रेंड्स, ये चीज आपको समझ में आ गई है। अब हम बात करेंगे मेगस्थनी, जो यूनान का था, जो सेल्यूकस जो निकेटर का ये था राजदूत, जो उसके चंद्रगुप्त मौर्य दरबार में उसको भेजा था, ठीक है। देखिए, सेल्यूकस निकेटर, ठीक है। मेगस्थनीज कौन था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। भारत में 5 वर्ष तक रहा। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्यूकस निकेटर भारत में मेगस्थनीज भारत में 5 वर्ष तक रहा। 304 बीसी से 299 बीसी तक रहा। मेगस्थनीज द्वारा पुस्तक लिखी कौन थी? इंडिका नामक पुस्तक उसने लिखी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य देख लेते हैं। देखिए, इंडिका नामक जो पुस्तक थी, इस इंडिका नामक पुस्तक के संकलनकर्ता कौन थे? स्वानवेग थे। कौन थे? स्वानवेग। और उसने संकलन कब किया? 1846 एडी को इस इंडिका नामक पुस्तक का संकलन किया। लेकिन 1891 एडी में क्या होता है? मैकिंडल महोदय ने इंडिका पुस्तक का अंग्रेजी के अंदर उसका अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया, यानी कि अंग्रेजी में अनुवाद किया है। कौन? मैकिंडल महोदय ने 1891 एडी के अंदर, यानी 1891 ईस्वी में मैकिंडल महोदय ने इंडिका नामक पुस्तक को अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया। लेकिन संकलन किसने किया था? 1846 में स्वानवेग के द्वारा इसका संकलन किया गया था। आई होप ये चीज आपको समझ में आई है। ओके, बात करते हैं आगे।
इसके पश्चात देखिए जो चंद्रगुप्त मेगस्थनीज है, मेगस्थनीज ने क्या क्या बातें बताई अपनी किताब के अंदर, इंडिका नामक की किताब में। देखिए डियर फ्रेंड्स, पाटलिपुत्र को इंडिका में पोलीब्रोथा का बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि पाटलिपुत्र का अलग नाम दिया पोलीब्रोथा। डियर फ्रेंड्स, पाटलिपुत्र, देखिए पाटली, ई बड़ी की मात्रा उसको छोटी की मात्रा लगा लीजिएगा। ओके, थोड़ा मिस्टेक हो गया, इंसान है, गलती हो सकती है जी। ओके, बात करते हैं आगे। पाटलिपुत्र को इंडिका नामक पुस्तक में मेगस्थनीज ने किस नाम से जाना? पोलीब्रोथा के नाम से कहा है। इसमें पाटलिपुत्र का विस्तृत वर्णन किया है। तो आपको क्वेश्चन आए कि पाटलिपुत्र को किस नाम से जाना जाता है मेगस्थनीज के द्वारा इंडिका नामक पुस्तक में, जो पोलीब्रोथा। देखिए इस पोलीब्रोथा की बात अगर हम करें तो देखिए ये डायग्राम आप देखिएगा। ओके, देखिए देखिए आपको पता है ये गंगा नदी है, ठीक है। ओके, और गंगा नदी की जो सहायक नदी है सोन है, और ये सोन नदी पटना के पास आकर किसमें, गंगा नदी में आकर मिल जाती है। और इन दोनों नदियों के किनारे पर, तट पे एक बड़ा एक महल था, एक बहुत बड़ा महल था। देखिए इस महल का वर्णन अगर देखें तो देखिए इस महल में 570 तो खिड़कियां थी। राजप्रसाद, राजप्रसाद का मतलब महल, और वो भी कैसा था, लकड़ी का महल था, ठीक है। और इस महल के चारों तरफ परकोटा भी था, यानी कि 4 दीवारी भी थी, ठीक है। और इस महल के अंदर 64 दरवाजे थे। कितने थे? 64 दरवाजे थे, और चारों तरफ परकोटा था, और इस लकड़ी का महल था। और इस लकड़ी का महल, ये बात बताने वाला स्पूनर महोदय थे। तो ये लकड़ी का महल था। इसके चारों तरफ खाई थी, यानी कि 185 मीटर चौड़ी और 30 हाथ गहरी, यानी कि बहुत गहरी थी, यानी 30 हाथ गहरी थी और 185 मीटर चौड़ी थी। तो इसका मतलब बहुत ही सेफ जोन में था ये महल। कौन सा? ये कौन सा? राजप्रसाद था, ठीक है। और ये कहाँ पे था? पोलीब्रोथा। तो डियर फ्रेंड्स, ये भी आप समझना है कि जो पोलीब्रोथा में जो राजमहल था वो लकड़ी का महल था, वो गंगा और सोन नदी के तट पर था। और ये इसकी खास विशेषता आप बता देना जो मैंने आपको भी बताया। तो डियर फ्रेंड्स देख लिया, आप भी ऐसे डायग्राम बना के आप उसको पढ़िएगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए क्या क्या बातें बताई गई है, इसमें बातें बताई गई है। देखिए पूरी भारत का सबसे बड़ा नगर, यानी कि जो पूरी भारत का सबसे बड़ा नगर किसको बताया? पाटलिपुत्र, पोलीब्रोथा को बताया। ईरान के 2 शहर, यानी इसकी तुलना जो ईरान है, ईरान के 2 शहर हैं, एक तो सूसा और एक बथन, ठीक है। ईरान के 2 शहर सूसा और एक बथन से भी पाटलिपुत्र को बहुत सुंदर बताया गया है, ठीक है। यानी कि ईरान के सबसे फेमस जो सिटी थी, एक तो सूसा और एक बथन, बहुत ही सुंदर सिटी थी, उससे भी सुंदर बताया किसने? किसको? पाटलिपुत्र को, ठीक है। नगर का प्रशासन, यानी कि जब नगर का जो प्रशासन देखा जाता 6 समितियों के माध्यम से देखा जाता था, और प्रत्येक समिति के अंदर 5 सदस्य होते थे। इसका मतलब 30 सदस्यों की एक समिति हुआ करती थी, और वो नगर का प्रशासन देखती थी। किसकी? पोलीब्रोथा का देखती थी, ठीक है। यहाँ पर राजस्व व्यवस्था भी थी, यानी राजस्व व्यवस्था 1/4 भाग थे। डियर फ्रेंड्स, अभी हमने पीछे पढ़ा 1/6 और 1/7। देखिए इनमें जो राइटर हैं आपस में इसमें सहमत नहीं है, तो आप थोड़ा सा इसको भी आप बना के रखिएगा। तो आप को देखना है 1/6 और 1/4 देखना है। ओके, यहाँ पे सोने की खान भी थी, क्योंकि इतना फेमस क्यों था? क्योंकि यहाँ पे सोना यानी कि गोल्ड निकाला जाता, इसीलिए बहुत ही फेमस था, ठीक है। इसके बाद में मेगस्थनीज ने इस एक आलोचना की है। क्या क्या आलोचना की है? इसके अलावा और भी आलोचना की है। देखिए आगे बात करते हैं। मेगस्थनीज के अनुसार क्या बताते हैं? मेगस्थनीज कहते हैं कि भारत में दास प्रथा का अभाव था। ये कहते हैं कि भारत में किसी प्रकार की दास प्रथा नहीं थी। इससे पहले आपने अर्थशास्त्र में पढ़ा 9 प्रकार के दास थे, ठीक है। कितने? 9 प्रकार के दास थे। लेकिन ये कहता है कि दास प्रथा नहीं थी, यानी कि दोनों एक मत नहीं है। तो इसमें आप ध्यान रखना, यानी कि दास प्रथा कौन बताता है? कौटिल्य जी बताते अर्थशास्त्र में। लेकिन इंडिका नामक पुस्तक मेगस्थनीज कहते हैं कि भैया जी भारत में कोई दास प्रथा नहीं थी, लेकिन दास प्रथा थी। ओके, आगे बात करते हैं। इसके अलावा लेखन कला का अभाव था, यानी कि लेखन कला का अभाव था, ठीक है। और ये बताते हैं कि जो भारतीय समाज 7 जातियों में विभक्त था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि मेगस्थनीज जी बताते हैं अपनी इंडिका नामक पुस्तक में कि भारत में 7 प्रकार की जातियां थी, और वो 7 प्रकार की जातियां कौन कौन सी थी उनके बारे में देख लीजिएगा। देखिए
पहली है दार्शनिक, ये भी एक जाति थी। एक है अहीर यानी कि ग्वाला, ठीक है। एक है किसान, एक है कारीगर, एक है निरक्षर, एक है सैनिक और एक है सभासदन। तो ये सभासद, ठीक है। तो ये 7 प्रकार की जातियां। तो डियर फ्रेंड्स, इनको आपको याद करना ही पड़ेगा। तो देखिए एक बार फिर से देख लीजिएगा, 7 प्रकार की जाति कौन कौन सी? दार्शनिक, अहीर, इसको ग्वाला कहते हैं, किसान, कारीगर, निरीक्षक, सैनिक, सभासद। ओके, ये 7 प्रकार की जाति थी। जो ऐसा बताने वाले कौन थे? मेगस्थनीज जी। किस किताब में? इंडिका नामक पुस्तक में ऐसा बताते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, एक मिनट, यस, एक मिनट डियर फ्रेंड्स। तो डियर फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक एंड होता है। हमने बात की है जो साहित्यिक स्रोतों की हमने बात कर ली। हम कल हम इसका अगला टॉपिक लेंगे, जो पुरातात्विक जो स्रोत है, जैसे अशोक के अभिलेख वगैरह है, महा स्थान है, जैसे बोगस का है, ये बोगरा का है, बांग्लादेश में जो महास्थान मिला है, उनकी बात अपन अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो इंतजार करिएगा, और अपना जो ये चैनल है उसको अपने दोस्तों में लाइक शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त लेना चाहता हूँ। नमस्कार, गुड नाइट।